नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे पहले, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन समझ में आ गया ना। अब हेलो अल्कीन में ही आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं पहले ये चेक कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन। सबसे पहली बात तो आ जाती है इसके अंदर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या डेंसिटी लेते हैं सबसे पहली चीज़ तो डेंसिटी। हम सीधी सी बात कहते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। एज द मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए CH3Cl CH3 Cl CH3 Br CH3I किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और देखो सबसे इजी भी ये कंसेप्ट होता है समझने के लिए। तो आप कैसे एनालाइज करते हो कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये फर्स्ट टेल मी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ जी बेटा, सॉल्यूशन पढ़ लिया ना। हाँ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट होती है, लेकिन नॉर्मल भाषा में बात करें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर पर लिक्विड वेपराइज हो जाए। एक नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़रा एक बात को समझना कि ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, दिस इज अ लिक्विड पार्टिकल्स, और आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो। अब ये जिस टेम्परेचर पे वेपराइज होगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या ये जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगने वाला प्रेशर, जिस दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे जिस टेम्परेचर पे, उसे हम बोलेंगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब ये है कि इन पार्टिकल्स को वेपराइज होना ज़रूरी है, और ये पार्टिकल वेपराइज कब होंगे, जब इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन। बात समझ में। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मैं वाटर टू वाटर की बात करूं, तो जो वाटर टू वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में बात करेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टूट रही है। जैसे कि अगर मैंने किसी बॉटल में ले लिया CH3Cl, तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपस में दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो देखो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाली है। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले चेक करना मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट में भी ज़्यादा वेरिएशंस आ गया तो मतलब, अब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो मतलब पार्टिकल ज़्यादा है, जितने ज़्यादा पार्टिकल उतने ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके अंदर। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऑल्दो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं जरा कैसे कैसे बात हो रही है। फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, फॉर कंपेरेबल मोलर मास, अगर किसी के मोलर मास कंपेयर है तो इस चीज़ को याद रखना, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एसिड का, फिर होता है आपका अल्कोहल्स का, फिर होता है आपका अमाइंस का, ठीक, फिर होता है आपका कीटोन्स, देन ईथर, सॉरी एल्डिहाइड्स,
देन ईथर एंड लास्टली आता है अल्केन्स का। ठीक है, ये मैं बार बार लिखूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा क्यों है? अगर सबके मॉलिक्यूलर मास एक जैसे हैं या ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू ईच अदर हैं, तो उन केसेस में एसिड, अल्कोहल और अमाइंस का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि हम बात करें अल्कोहल और इसमें एसिड के अंदर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में ही है, लेकिन फिर भी एसिड का ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, इसमें कम है। इनके अंदर अगर बात करोगे तो यहाँ होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और लास्ट में जब बात करेंगे तो अल्केन के अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ पर होता है वीक वंडर वाल फोर्स। इसमें पाया जाता है वंडर वाल फोर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की होती है, और फिर जाके आपका वंडर वाल फोर्स आते हैं। लीस्ट उनका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं हैलाइड्स की बात करूं, हैलाइड्स की, तो बेटा हैलाइड्स में क्या होगा? जैसे कि ये ले लो आप CH3Cl और फिर दूसरा मॉलिक्यूल CH3Cl जुड़ गया, तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है बेटा? दिस वन इज व्हाट? इसमें किस तरह की इंटरेक्शन हुआ? क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लागू है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए फ़ोन में से कोई एक होना चाहिए, और वो भी डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन। क्या इसमें फ़ोन है? नहीं। तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो उस पर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं आपसे। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, किसका मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और क्यों है? तो सबसे पहले फैक्टर क्या चेक करना होगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से क्यों बढ़ता है? आपने कहा कि सर ऑर्डर ये होगा, मैंने बोला बिल्कुल सही है बात, लेकिन ऐसा क्यों? रीज़न समझो। देखो बेटा, ये हैं आपस में जुड़े, वीक फोर्स से जुड़े, तोड़ना आसान, दो जुड़े थोड़ा सा मुश्किल हुआ, जब ज़्यादा जुड़ गए तो ज़्यादा बॉन्ड हुआ, ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया, ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन, ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन, तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हुआ। तो आयोडीन का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या हो गया? कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया आएगा तो ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन बना लेगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से बोल दिया जाए आपको CH3Cl, C2H5Cl, C3H6, H7Cl, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, रीज़न लिखते जाना क्यों है? इट इज़ ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। यहाँ बताओ क्या रीज़न होगा? क्यों? हाँ, किस में? कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या ज़रूरी होता है बेटा? है क्या इसमें फ़ोन? तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ही है इसमें भी केस, कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं, कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे देखो CCCCl 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये बात करें सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है क्योंकि 5 कार्बन और Cl है, सब पेंटाइल है। ठीक है, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, मतलब जब 5 कार्बन है और एक Cl है तो उसका मतलब मॉलिक्यूलर मास तो कहीं भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। कार्बन नंबर निकाल सकते हो, ऑल दीस आर आइसोमेरिक हैलाइड्स। तो बताओ किसका ज़्यादा होगा?
हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा हुई उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। तो ब्रांचिंग किसमें ज़्यादा दिख रही है बेटा? अब ब्रांचिंग ऐसा करता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट को घटा देगा। बात को समझो, जैसे मान लीजिए बेटा ये एक लंबी सी रॉड है, इसको गर्म कर रहा हूँ यहाँ से। जब गर्म यहाँ से कर रहा हूँ तो धीरे धीरे हीट यहाँ तक जा रही है, और इस वक्त यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, ज़्यादा हीट गई होगी, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जल्दी टूटेंगे। ठीक, अब क्या करो, इसको मोल्ड करके एक बॉल बना लो, इसको बॉल बना लो और फिर हीट दो उसको। यहाँ वाले पार्टिकल स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम ले रहे थे क्योंकि हीट धीरे धीरे कंडक्शन उसका स्लो हो जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको बॉल बना लिया छोटा सा हो गया और फिर हीट देखिए सारे पार्टिकल पे यूनिफॉर्म हीट जाएगी और यूनिफॉर्म एनर्जी गई तो आसानी से टूटा। तो ज़रा आप एक चीज़ नोटिस करना, सरफेस यहाँ पर ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया घट गया हुआ, तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घटने से क्या होगा कि आपकी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो ब्रांचिंग करती क्या है, बेसिकली सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। और जबकि यहाँ देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है, हीट करोगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस। यहाँ देखें बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स बताओ, किसका ज़्यादा था? क्यों? रीज़न मॉलिक्यूलर मास, रीज़न ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ ये नहीं बताना मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा है, ये तो बताने का ट्रिक है बस। वहाँ पे क्या लिखोगे, एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, हैंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आपको हर गाड़ी को घुमाना है इसके आसपास, समझ में आ गई? जैसे ही पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये तो सिर्फ समझने का ट्रिक है बस, लिखना मत कभी भी इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़, इनमें क्या बात करें, पैरा का सबसे ज़्यादा, फिर पहला पैरा का आ गया, फिर किसका आ गया, फिर आ गया ऑर्थो का, और फिर आ गया मेटा का। ठीक है, ऐसा क्यों है बेटा कि पैरा के अंदर बेटा सिमेट्री पाई गई, और सिमेट्रिकल पैकिंग होने की वजह से फोर्स अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। यहाँ पर इन दोनों में कोई सिमेट्री नहीं है और कोई सिमेट्री नहीं है, बट इसके अंदर क्या हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन पास में आने की वजह से एक और बढ़ गया। भाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करो, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ रहा है उस पर बात कर रहे हो ना, आप इसके बीच के बॉन्ड थोड़ी तोड़ रहे हो। ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो सिमेट्री होने की वजह से ज़्यादा क्लोज होगा, ज़्यादा क्लोज होगा तो ज़्यादा पैक्ड होगा। ठीक है, और ऑर्थो और मेटा में कोई पैकिंग नहीं है, बट क्या हो गया, कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन ऑर्थो का क्लोरीन पास में आने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन और डाई ब्रोमोमीथेन। क्या होता है जरा ये लेट्स सी, ऊपर का रब कर दूं। देखिए बेटा, ब्रोमोमीथेन का मतलब CH3Br, ब्रोमोफॉर्म किसे कहेंगे, CHBr3। ठीक है, CHX3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अब Br आ गया ब्रोमोफॉर्म, Cl आ गया क्लोरोफॉर्म, I आ गया तो आइडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन क्या होगा, CH3Cl, और डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। हाँ जी, सबसे पहले एक बात देखते हैं कि क्लोरीन से ज़्यादा तो ब्रोमीन का होगा, तो क्लोरीन वाला तो लास्ट में गया। ठीक है, अगर इसको नाम दे दें या फिर वैसे दे दें तो ये हो जाएगा CH3Cl, तो लास्ट में गया। सबसे कम लीस्ट इसका होना है, इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन सबसे कम इसका होना है। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, CH3Br, उसके बाद CH2Br2, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, CHBr3। रीज़न, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखना हमेशा इसी के फॉर्म में है,
मॉलिकुलर वेट तो सिर्फ एक तरीका है पहचानने का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए बेटा स्ट्रक्चर 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब ये हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब ये हो गया, ठीक है, एंड देन 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, तो सबसे पहले तो हो गया ये, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिक फॉर्म है, और आइसोमेरिक फॉर्म में क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है, तो ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका। आ गया समझ में, नोट डाउन फास्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, रीज़न, मॉलिक्यूलर वेट तो उसे पहचानना है, लिखना नहीं है। करना क्या है, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बॉन्डिंग भी ज़्यादा हो गई। लिख लीजिए। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑल्सो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। हालांकि डायपोल डायपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पोलैरिटी को ही बताते हैं। तो यहाँ पर बेटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज हेलो अल्केन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो बेटा एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि देखो 1 2 3 और एक Cl, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया आपने 1 2 3 4 5। अब एक बात को समझना, यहाँ एक क्लोरीन बड़ा, यहाँ 2 कार्बन बड़े। एक कार्बन का मोलर मास होता है 12 mu, तो 2 का हो गया 24 mu, इसका हो गया 35.5। समझ में आई? तो यहाँ 35 है और यहाँ पे कितना है, 3 हो गया। अब कितना हो गया 36 और 35.5, दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग एक जैसा होगा ही नहीं होगा। हाइड्रोजन को चेक करके देख लेना, वो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसका मोलर मास और इसका मोलर मास लगभग बराबर होगा। इनको कहेंगे करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन है, मतलब जिसका मोलर मास ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू ईच अदर है। तो इस केस में आपको ऐसे बताना है, देखो एग्जाम में बताना कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले तो स्ट्रक्चर वाइज कुछ लिख लेना है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर नहीं समझ आता तो RH और RH लिख देना भैया, और वहाँ लिख देना करस्पॉन्डिंग मोलर मास, और फिर बताना यहाँ पर इसमें हो रहा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जबकि इसमें क्या हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वीक वंडर वाल फोर्स लगेगा, वंडर वाल फोर्स। अगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हुआ तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और यहां पे वीक वंडर वाल हुआ तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां लिख देना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको बंद कर देना बॉक्स में और ऊपर लिख देना रीजन। इस वजह से कहीं कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। आप हमेशा क्वेश्चन को वर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखो, कहीं कोई गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। लैंग्वेज में क्या होता है, एग्जामिनर पढ़ने में भी संकोच करता है, ध्यान रखना इस बात का। हो गया? नेक्स्ट, अब आती है बात आपकी
मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का क्या केस है? थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, रब करें इसको। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। पैकिंग एफिशिएंसी या कह दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री, या ये कह दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ये कह दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। बात को फिर से वहीं घुमाना इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन पैकिंग का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे इस पे पेट एग्जांपल ये आता है आपका, चलो इसको मेटा पे ले लो एक बार, इसको ऑर्थो पे ले लो और इसको पैरा पे ले लो। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों? फास्ट, पैरा सबसे ज़्यादा होगा, देन क्यों होगा? सिमेट्री पाएगी। ठीक है, तो पैरा के अंदर क्या होगी? सिमेट्री ज़्यादा है, ये पैरा पार्टिकल है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है, तो ऑर्डर हो जाएगा ये। पैरा के अंदर सबसे ज़्यादा सिमेट्री है, सिमेट्री ज़्यादा होगी तो पैकिंग ज़्यादा होगी, और अगर पैकिंग ज़्यादा होगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हर चीज़ को घुमाया कहाँ जा रहा है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में किस्सा यहीं पर होता है। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, लिखो फटाफट। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहीं पर भी देखना है, सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या ये कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, या फिर ये कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या ये कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ जी, बात को समझना बेटा। हम जब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड टू लिक्विड की बात करते हैं तो एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, सेम डिजॉल्व सेम। मतलब अगर कोई पोलर है तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर लिक्विड्स, और अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ी है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हम लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात लिखी जानी चाहिए, दैट इज पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर जो सॉल्यूट होता है वो किस में डिजॉल्व होता है? डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होंगे। तो नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं किस में डिजॉल्व होंगे? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे। मतलब सीधी सी कहानी, सेम डिजॉल्व सेम। ये किसकी बात हो रही है? लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो RX की बात करते हैं हम लोग। RX का मतलब क्या हो गया? कोई भी हैलोजेंस, CH3Cl ले लिया है ना बेटा। तो CH3Cl ले लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है? इसमें नेगेटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये स्पीसीज कैसे हुई? पोलर हुई कि नॉन पोलर हुई? जिस पे पोल्स जनरेट हो गए वो पोलर कहलाएगी, तो इट इज पोलर। और जब हम बात करेंगे अल्केन की या वाटर की, अगर इसको सॉल्युबिलिटी वाटर में देखनी है तो वाटर कैसा होगा? पोलर नॉन पोलर? देखो, ये पॉजिटिव बनाएगा पार्शियली और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये कैसा हुआ? पोलर हुआ। तो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए, बट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्वेश्चन भी यही आता है बेटा, ऑल्दो RX मतलब अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर yet insoluble in water. Why? RX जो है वो पोलर होता है, फिर भी इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। तो क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो बेटा इसमें यह है कि RX और वाटर के ऊपर बात कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो RX जो पोलर है बट दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बना तो सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर सॉल्युबिलिटी होती है तो इसको बॉन्ड यहां से टूटना जरूरी है, तभी तो जाके आपस में इंट्रैक्शन होगा। तो दूसरी बात ये है कि इनके बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो अवेलेबल नहीं हो पाती इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो दूसरा रीज़न ये डाल सकते हो, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। इन दो रीज़न की वजह से ये कभी भी सॉल्युबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, विच इज मोर सॉल्युबल। अगर आपको बोल दिया जाए C6H13Cl और क्लोरोबेंजीन, विच इज मोर सॉल्युबल। एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और क्यों होगी? एग्जाम में ये गिवन होगा कि इसकी ज़्यादा, तो हमें तो ये बताना होगा कि क्यों है। हाँ जी, टेल मी फास्ट। नाउ सी हियर, जब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इस एग्जांपल से पहले इस एग्जांपल को समझ लो आप। 3, 4 और एक Cl, दूसरा लेता हूं, 1, 2, 3 Cl, यहां पे एक कार्बन ले लिया और यहां पे Cl ले लिया, दोनों आइसोमेरिक एक दूसरे के। अब जरा बात समझना, ये वाला हिस्सा क्या है? नॉन पोलर है। ये वाला हिस्सा क्या है? पोलर है। जब सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं दे रही है तो वाटर में मान के चलो। ये वाला हिस्सा क्या है? नॉन पोलर है। और ये वाला हिस्सा क्या है? पोलर है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो पाएंगे उस पर, और यहाँ पे कोई जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो आप कंपेयर करो दोनों के बीच में। यहाँ सरफेस एरिया हमने कहा ना यहाँ पर कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ने से, आप बोलोगे सर ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, लेकिन कैसे बढ़ी ये तो समझो। ब्रांचिंग बढ़ने से यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बात इसको तो अलग कर लो। यहाँ देखो, ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग होने से क्या हुआ? सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से नॉन पोलर पार्ट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और अगर नॉन पोलर पार्ट डिक्रीज हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू पोलर पार्ट द पोलर पार्ट इंक्रीजेस, और अगर पोलर पार्ट इंक्रीज हुई तो इसका मतलब पोलैरिटी बढ़ गई, और पोलैरिटी बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब यहां देखिए बेटा, 6 कार्बन इसके पास है, 6 कार्बन इसके पास है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का तो कोई चक्कर है नहीं है। ठीक है, तो 6 कार्बन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 और Cl। चेक करो बेटा पोलर नॉन पोलर पार्ट को, यहां पे चेक करो, ये नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है। तो नॉन पोलर पार्ट कहां ज्यादा बड़ा दिख रहा है बेटा आपको? यहां पे नॉन पोलर पार्ट बड़ा। नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से क्या होगी? पोलैरिटी डिक्रीज हो गई। पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो गया। समझ में आ गई? तो ब्रांचिंग करता क्या है इस बात को समझना जरूरी है। और एक और चीज, ये सिर्फ हैलाइड्स में बात हो रही है, आगे चल के जैसे अमाइंस में बात करोगे तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग जाता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट जब लग जाते हैं तो वहाँ देखना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, पोलर पार्ट में हो रहा था या नॉन पोलर पार्ट में हो रहा है। फिर देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोलर नॉन पोलर कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो आपको यहाँ पे हमेशा चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी की जब बात आ रही है तो पोलर नॉन पोलर की कहानी जाती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो किसकी हुई सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा? क्लोरोबेंजीन। क्यों हुई? क्योंकि देखो साइक्लिक फॉर्म में आ गया, अराइल बन गया तो नॉन पोलर पार्ट घट गया। नॉन पोलर पार्ट घटने से सॉल्युबिलिटी या पोलैरिटी बढ़ गई, पोलैरिटी बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। समझ में आई कहानी? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज डाइपोल मोमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन जो इसमें बनता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वो आता है डाइपोल मोमेंट का। लास्ट इज डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बेटा डाइपोल मोमेंट? जिसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं बेटा। डाइपोल मोमेंट इज द पोलैरिटी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कितना पोलैरिटी है? तो डाइपोल मोमेंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगल के। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 पूरा वेस्पर थ्योरी काम आएगा। ये बात याद रखना। एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं, याद रखना कि ऑल रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स, ऑल रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स, जितने भी रेगुलर ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कहलाते हैं। वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी? नॉन पोलर। अब रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स हो गए जिसके अंदर AB2 ज्योमेट्री आ रही हो, जिसके अंदर AB3 आ रही हो, जिसके अंदर AB4 आ रही हो, AB5 आ रही हो, AB6 आ रहा हो, मतलब कोई लोन पेयर वगैरह या कोई डिफरेंट एटम ना हो। सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम ए, सराउंडिंग एटम बी, तो सराउंडिंग एटम सेम हो, दूसरा भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा फिर। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे इसकी बात करूं तो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका? AB2 एग्जांपल का सोचो जरा। BF2 कोई लोन पेयर नहीं आएगा, दो ही वैलेंसी, दो ही बॉन्ड है, तो इसका हो गया BeF2। इसकी बात करें तो AB3 का एग्जांपल देखो, लोन पे नहीं आना चाहिए, BF3। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास, लोन पे नहीं होता। इसकी बात करें CH4, CCl4, ये सारे एग्जांपल्स इसके आगे। AB5 की बात करें PCl5, इसकी बात करें SF6। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और रेगुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स है तो इनके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं हो पाएगी, सब एक दूसरे को नेट इफेक्ट जीरो देंगे। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट इफेक्ट जीरो बन जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी आपके डिसऑर्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिसके अंदर डिसऑर्डेड ज्योमेट्रीज पाई जाती हैं उनका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो होता। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम लोग पोलर, ऐसी स्पीसीज को बोला जाएगा पोलर स्पीसीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ वेस्पर थ्योरी का रूल को यूज़ करते हुए आप आगे काम कर सकते हो। वेस्पर थ्योरी वो थी जिसके अंदर आपको शेप्स ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स। जैसे इसी की बात करूँ मैं, ऊपर वाले की, सबसे पहले इनकी हाइब्रिडेशन निकाल लो, किसकी शेप में रहेंगे? सबकी हाइब्रिडेशन sp3 है, ऑल आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पर जब भी डाइपोल मोमेंट की बात करो सबसे पहली चीज़ ज्योमेट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए। विदाउट ज्योमेट्री आप काम नहीं कर पाओगे इसमें, तभी एंगल्स के बारे में देख पाओगे आप। तो इसकी बात करेंगे तो ये ऐसा रहेगा CH Cl H H। इसकी बात करेंगे तो H H Cl Cl। इसकी बात करेंगे तो Cl Cl Cl। और इसकी बात करेंगे तो Cl 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 एंड Cl। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारा।
अब जरा बात को समझना, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और क्यों? सबसे ज़्यादा पहले तो देखते हैं पोलैरिटी। नॉन पोलर कौन है? ये नॉन पोलर दिख रहा है, कैसे है बेटा? जरा बात को समझो, इसको दो प्लेन में डिवाइड कर लो भैया, ठीक है। अब देखो आप, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा पोलैरिटी, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। कौन गया? पोलैरिटी गई। अब नीचे की तरफ 3 है, ये ऐसे हैं, नीचे की तरफ 3 है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर Cl था तो ऊपर चला गया। अब इसी के नीचे एक यहाँ पे वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका इफेक्ट तो इस पर डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, तो हम इससे वेक्टर सम निकालेंगे। तो इसका 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 तीनों का वेक्टर निकालेंगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके नीचे होगा। अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, और अगर दोनों सेम नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो पोलर होगा। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो जरा यहाँ देखते हैं हम लोग, इस कंडीशन में देखो, इन तीनों की अगर बात करें, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन वेक्टर जो निकलेगा वो कहीं नीचे निकलेगा, सेंटर पे निकलेगा, और जो सेंटर पे निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा, नीचे की तरफ होगा। एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, और दोनों ही एटम सेम है खींचने वाले, तो पोलैरिटी कितनी होगी? 0। नेट इफेक्ट बिकम 0। तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया? 0। तो नॉन पोलर हो गया। अब जरा इन तीनों में बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। और इसमें अगर बात करें तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आया, और इसका जो वेक्टर सम बनेगा वो यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? जरा चेक कर लो आप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो तो समझ में आ गया। अब नीचे देखते हैं, तो एक क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन थे। ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन मान लो, ये क्लोरीन मान लो। हाइड्रोजन तो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन भैया, इस तरह से मान लो, लेकिन कितना दे रहे हैं भैया? कितना पोलैरिटी? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो पोलैरिटी का, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, इसका होता है 2.1, इसका होता है 2.4। नेग्लिजिबल इफेक्ट है एक तरह से। लेकिन क्लोरीन और इसमें रात दिन का अंतर होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? दैट इज 3.0, और इसका होता है 2.4। बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। तो मैक्सिमम इफेक्ट जाता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ, तो खींचता हुआ दिखाई देगा। तो पोलैरिटी गोज अवे फ्रॉम क्लोरीन। तो नेट इफेक्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है। इस केस में देखते हैं, इसके कारण नीचे की तरफ आएगा, इसके कारण इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ऊपर के कारण नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन के कारण नीचे की तरफ जा रहा है। ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा? पोलैरिटी एडअप होंगी या पोलैरिटी डिस्ट्रक्ट होंगी? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेटा, तो एडअप हो जाएगी। और 2 क्लोरीन है तो ज़्यादा एडअप कर देंगे, ज़्यादा खींच लेंगे, तो डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा। एंड सेम इन दिस केस, ये यहाँ पे आएगा, ये इधर लेगा, ये इधर लेगा, ये इधर लेगा। तो पोलैरिटी जो है हाइड्रोजन के कारण भी नीचे गई, हालांकि नेग्लिजिबल गई, लेकिन क्लोरीन के कारण कार्बन से बहुत ज़्यादा खींच ली गई। तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अब ऑर्डर बता सकते हो आप मुझे? व्हाट इज द ऑर्डर? सबसे ज़्यादा किसका होगा? वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा खींच रहे हैं। उसके बाद 2 Cl है तो थोड़ा कम, और 1 Cl है और कम, और वहाँ तो 0 ही हो गया। तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी हो गई? CH3 की सबसे ज़्यादा होगी डायपोल मोमेंट। उसके बाद CH2Cl2 की होगी, उसके बाद CH3Cl की होगी, और उसके बाद CCl4 की होगी। अगर इसमें CH4 और ऐड हो जाता, अगर मैं CH4 और ऐड कर देता तो वो भी तो नॉन पोलर होता, तो इक्वल टू CH4 हो जाता। अगर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं आप, ये तो ये तो बेटा रेगुलर ज्योमेट्री होगी ना, रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो इसके बराबर ही होता CH4 का भी। बात पल्ले पड़ी है नहीं? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस पे। ना होने दो क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट बताना है आपको। ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? क्यों?
बेटा बात को समझो कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, इसको आगे तक खींच लो, एंगल बना 60 डिग्री का, यहाँ पे कुछ 120 डिग्री का बनेगा ऑलमोस्ट, और अगर यहाँ बात करोगे तो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो एंगल जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उतना डायपोल मोमेंट कम हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, तो पोलैरिटी ऊपर की तरफ गई, पोलैरिटी नीचे की तरफ गई, दोनों सेम मॉलिक्यूल खींच रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया भैया, क्योंकि सिमेट्रिकल है एक तरीके से वैसे भी। लेकिन सिमेट्रिकल वगैरह वर्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, हमें यहाँ पे पोलैरिटी के बेसिस पे बात करनी है। ये वाला क्लोरीन पोलैरिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्लोरीन पोलैरिटी को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ फ्लोरीन होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता ही नहीं, चाहे पैरा पे क्यों ना लगाओ। उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए, अब इन दोनों में बात करते हैं, तो जिसका एंगल कम होगा उसके अंदर पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका भी डायपोल मोमेंट देखो, ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, और नेट इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा जो कि रिजल्टेंट बीच में जाएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, ये बात श्योर हो गई, और इस केस में भी जीरो नहीं होगा, ये बात भी श्योर हो गई। लेकिन डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बट किसका ज़्यादा होगा, जिसका एंगल कम होगा। जितना एंगल कम है उतना ज़्यादा खिंचाव ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि वहाँ खींच रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, ऑर्थो का ज़्यादा हुआ, उसके बाद मेटा का हुआ, और पैरा का लीस्ट हो गया। पैरा का तो जीरो ही हो गया। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और ले लो इस पे। अब किसका होगा, डायपोल मोमेंट इसका तो जीरो है, नॉन पोलर हो गया, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो वो तो नॉन पोलर। और इस केस में क्या होगा, जीरो हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये बात सही है, ये देख खींचेगा, ये देख खींचेगा, पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। लेकिन क्या दोनों सेम एटम्स हैं, सेम पोलैरिटी बनेगी, नहीं, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो मोर पोलर इज, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा नहीं हो, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो, तो वो स्पीसीज पोलर कहलाएगा। बात पल्ले पड़ी, आ गया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज।